हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार, आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अगली कड़ी रीतिकाल पे बात करने वाले हैं। आइए दोस्तों, आज हम रीतिकाल पे बात कर लेते हैं। जब आप हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला वीडियो देख रहे थे तो उसमें हमने ये बताया था कि किस तरह जो है कि आदिकाल में जो साहित्यकार होते थे वह राज दरबारी होते थे। मध्यकाल या भक्ति काल में जो साहित्यकार है वो आम जनता के बीच आ गए और आम जनता की बोली को उन्होंने प्रश्रय दिया, आम जनता की भावना को प्रश्रय दिया। लेकिन रीतिकाल आते आते पुनः एक समस्या खड़ी हो गई कि विद्वान फिर से राज दरबारी होने लगे या राजा के प्रश्रय में, राजा के जो है कि नियंत्रण में रहकर ग्रंथों की रचना करने लगे। तो स्वभावतः यहाँ पर भी आप जैसे देख रहे थे आदिकाल में कि वीर रस की प्रधानता हो रही थी, वही चीजें यहाँ भी लागू हो रही है। चूंकि राजा के संपर्क में रहना है और राजा के कथनानुसार लिखना है, तो यहाँ पर भी जो साहित्य रचना होती है वो उसमें वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। दोस्तों, आदिकाल से इसमें थोड़ी सी भिन्नता ये आती है कि जिस तरह आदिकाल में जो साहित्यकार थे पूर्ण रूप से राज दरबारी हुआ करते थे, लेकिन रीतिकाल में आते आते जो कवि है वो पूरी रूप से राज दरबारी नहीं थे। कुछ विद्वान या कुछ साहित्यकार ऐसे भी थे जिन्होंने राज दरबार का त्याग किया था और उन्होंने राज दरबारी होने से अच्छा जो है कि लोक जो है कि कवि होना या लोक साहित्यकार होना ज्यादा अपने को अच्छा समझा था। तो रीतिकाल से संबंधित हमने कुछ टॉपिक को संग्रह किया है, उसको आज हम देखते हैं। दोस्तों, जैसे आप रीतिकाल में एक चीजें देख रहे हैं कि वो राजाश्रित हो गए, उसमें वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता हो गई। ये चीजें भी आपको इसमें रखना है। क्या हो गई दोस्तों? वीर रस प्लस श्रृंगार रस हो गया यहाँ पे प्रधान। ठीक है दोस्तों, अब आइए रीतिकाल का काल निर्धारण आप समझ रहे हैं कि 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत का काल रीतिकाल का माना गया। रीतिकाल का एक सर्वश्रेष्ठ साहित्य आपसे पूछा जा सकता है कि बिहारी सतसई, तो नाम से ही स्पष्ट है बिहारी, तो इसके लेखक हैं बिहारी जी। सतसई मतलब इसमें 700 दोहा है, 700 दोहा का इन्होंने संकलन किया है, वो भी इनका मौलिक दोहा है, इसलिए इनको इन्होंने नाम जो दिया बिहारी सतसई दिया। तो हमने इनको लिखा है सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? बिहारी जी, और उनकी रचना क्या है? बिहारी सतसई। तो आप स्पष्ट कर लें कि इसमें 700 दोहा संकलित किया गया। इस काल में जो एक प्रमुख विद्वान हुए हैं, इनकी एक लंबी कड़ी है। हमने ये कुछ प्रमुख विद्वानों को संकलित करने का प्रयास किया। इस काल की खासियत थी जहां एक और विद्वान राजा के आश्रय में रहते थे, राज दरबारी होते थे, उनमें से बहुत से राजा भी स्वयं कवि हुआ करते थे, स्वयं जो है कि कविता लिखते थे, साहित्य की रचना करते थे। तो उसमें कुछ नाम है दोस्तों, जैसे केशव दास ओरछा के रहने वाले, प्रताप सिंह चरखारी के रहने वाले, ठीक है। बिहारी, आप यहाँ नाम देख रहे हैं, बिहारी सतसई जयपुर रहने वाले, जो आमेर का है वो जयपुर। मती राम एक विद्वान हुए हैं, बूंदी के रहने वाले। उसी तरह भूषण है, भूषण विद्वान है, वो पन्ना के रहने वाले। पन्ना वही है जो भारत में सबसे ज्यादा हीरा का उत्पादन होता है। कागज, सॉरी, वो हीरा तो दूसरी जगह है, अखबारी कागज का सबसे ज्यादा उत्पादन पन्ना में होता है। ठीक है दोस्तों। चिंतामणि नागपुर, भिखारी दास प्रतापगढ़ अवध का हिस्सा था वो। उसी तरह रघुनाथ जी हैं, काशी के रहने वाले। बेनी किशनगढ़ के रहने वाले। गंग दिल्ली के रहने वाले। टीकाराम बड़ौदा के रहने वाले। ये सब नाम ऐसे हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, आपको परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। सपोज टीकाराम
कहाँ के रहने वाले थे, किस काल के कवि थे। टीकाराम रीतिकालीन कवि थे और बड़ौदा के रहने वाले थे। ग्वाल, ग्वाल का अर्थ ही होता है दूध बेचने वाला या दूध का व्यापार करने वाला। क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा दूध का खपत होता है, इसलिए इनको याद रखना बिल्कुल आसान है। ग्वाल पंजाब का। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर वाजपेयी वो पटियाला के रहने वाले। हरनाम कपूरथला के रहने वाले। कुलपति मिश्र जयपुर के रहने वाले। ऋषिनाथ काशी के रहने वाले। और एक बोधा है, बोधा एक हुए हैं कवि जो पन्ना के रहने वाले, जो भूषण जहाँ के रहने वाले तो वहीं के। तो कुछ ऐसे राजा भी हैं जो स्वयं कवि भी थे। जैसे हमने कुछ राजा को यहाँ पे समाहित करने का प्रयास किया है। जैसे महाराजा जसवंत सिंह, ये भी कवि थे, हमने लिखा हुआ है राजा कवि, अर्थात वो राजा भी थे और कवि भी थे। भगवंत राय, भूपति रसनिधि, वो दक्षिण के जमींदार थे। महाराजा विश्वनाथ, महाराजा मान सिंह, ऐसे ढेरों राजा थे जो स्वयं राजा तो थे ही, राजपाट संभालते ही थे, लेकिन स्वयं कवि भी थे, साहित्य की रचना भी करते थे। जैसे आप तो क्लियर है दोस्तों कि इस काल रीतिकाल में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इसमें महत्वपूर्ण है कि कुछ विद्वानों का नाम याद रखना, वो आप 2-4 बार इनको पढ़िए, शांति से पढ़िए, आपको आराम से याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम रीतिकाल पे थोड़े से और बात कर लेते हैं कि एक चीज आपने देखा कि रीतिकाल में जो कवि हुआ करते थे, साहित्यकार हुआ करते थे, वो राज दरबारी हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि वो सारे कवि राज दरबारी ही हुआ करते, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इससे जस्ट पहले भक्ति काल गुजरा है। भक्ति काल में जो कवि हुआ करते थे, साहित्यकार हुआ करते थे, वो जनमानस के बीच का हुआ करते थे और जनमानस के बीच रहा करते थे। तो स्वभावतः जब कवि राज दरबारी होने लगे तो सारे कवि राज दरबारी नहीं हो गए, कुछ जनमानस के बीच ही रह रहे हैं, है ना। तो लेकिन उस समय की जो परिवेश बन चुका था वो रीतिकालीन परिवेश बन चुका था, उस पर राज्यादेश का प्रभाव पड़ रहा था। तो इसको ध्यान में रखते हुए रीतिकाल के भेद किए जाते हैं। इसी रीति सिद्ध को ध्यान में रखते हुए रीतिकाल के 3 भेद किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, रीतिकाल के कितने भेद किए जाते हैं दोस्तों? एक तो हो गया रीति सिद्ध और दूसरा रीति बद्ध और तीसरा रीति मुक्त। अब इनको समझते हैं दोस्तों। रीतिकाल में जो कवि होते थे और उनकी रचनाओं को जब हम देखते हैं तो उन्हें हम 3 भागों में बांटते हैं, और वो 3 भाग है रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। चूंकि यहाँ रीति मुक्त हो गया है, रीति मुक्त, इसको आप कवि कह सकते हैं। रीति सिद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। अब ये करते क्या है रीति सिद्ध कवि कि वो राज दरबारी है या नहीं है, यह स्पष्ट नहीं हो पाता है, लेकिन उसकी रचना से यह स्पष्ट होता है कि वह रीतिकाल सिद्ध हो चुका है। उसमें जो है राज आश्रय का प्रभाव दिखाई दे रहा है, ये इसमें है। रीतिबद्ध में क्या है, वो पूरी तरह से रीति से बंधे हुए हैं। उनकी रचना पूरी तरह से राजा को खुश करने वाली रचना हो रही है। वह राजा के आदेशों को, राजा को ज्यादा से ज्यादा खुश करने के लिए अपनी रचना की को इजाद कर रहा है। तो इसमें क्या है कि वो पूरी तरह से रस, वीर रस और श्रृंगार रस पूरी तरह से इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। एक होता है रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त मतलब उस समय ठीक है रीतिकाल था, लेकिन उसकी रचना में आपको
कहीं भी रीतिकाल का प्रभाव दिखाई नहीं देगा। जैसे उस काल के एक जो है कि प्रमुख कवि हुए हैं विद्यापति, जिसे मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। विद्यापति की जब आप रचना पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि वो आम जनजीवन, रीतिकाल के तो है ही, लेकिन आम जनजीवन वो ईश्वर में लीन हो रहा। आप देख लीजिए उनकी जैसे कविता है नव जीवन, उसमें नव नव की ज्यादा बात की गई है, ठीक है ना। तो इस तरह दोस्तों स्पष्ट है कि रीतिकाल के कवि, इसको आप कह सकते हैं रीतिकालीन कवि के भेद। उसमें कवि तीन भागों में बटे थे। तो इस तरह दोस्तों हमने आज रीतिकाल को एक पिरोने का प्रयास किया था और अपने स्तर से उनको हमने समझाने का प्रयास किया। फिर भी अगर समझने में दिक्कत हो जाती है दोस्तों, आप इसको एक दो बार देखिए। उम्मीद है कि आपको रीतिकाल समझने में कोई परेशानी नहीं रहेगी। इसके साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।